हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने लास्ट कवर किया था। आज उसी सीरीज में हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है, हमें पढ़ना है चैप्टर सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जैसा कि जो मेरे यहाँ ऑफलाइन बैचेज में स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे उन लोगों को पता होगा कि डिमांड चैप्टर और सप्लाई चैप्टर मैं साथ साथ ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है। काफ़ी क्या, हर एक चीज़ सिमिलर है, बस इसका लॉ अलग है, उसका लॉ अलग है। इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में। बाकी मैक्सिमम काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब हर एक चीज़ सेम है इसमें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। What is called that quantity of goods which a seller becomes ready to sell in the market at a fixed price at a particular time? ऑप्शंस देखिए, सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, वस्तु की वह मात्रा जो एक सेलर एक डेफिनिट टाइम फ्रेम के अंदर एक पर्टिकुलर मार्केट में बेचने के लिए रेडी होता है, उसको हम कहते हैं सप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्लाई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी हुई है। सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ, सप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, क्वेश्चन का मतलब यह है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, किसी समय की अवधि, अ टाइम पीरियड, कीमत, क और ख दोनों, बोथ एंड भी। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक डेफिनिट टाइम पीरियड भी चाहिए होता है, हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस भी चाहिए होता है, तभी तो हम निकालेंगे कि उस गिवन प्राइस पे एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कितने क्वांटिटी बिकने के लिए मार्केट में अवेलेबल है, उसको कहेंगे सप्लाई। तो सप्लाई के लिए दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। इसका आंसर हो जाएगा 2 का C, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक प्रोडक्ट के सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। प्राइस है, ठीक है, और प्रोडक्ट का नेचर कैसा है वो है, रिलेटेड गुड्स कैसे है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आ रहा है, उस पर GST का रेट कितना है, सब्सिडी कितना मिल रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो प्राइस को, वो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शंस देखिए, प्राइस ऑफ गुड ये भी करता है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस ये भी करता है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। पहला पढ़ते हैं हम लोग, वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। प्राइस एंड क्वांटिटी हैव डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलर का माइंडसेट क्या होता है, जिस प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा होती है वो उसको ज्यादा बेचना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं और एक किराने की दुकान में जाके कहिए कि मुझे डिटॉल साबुन चाहिए, तो वो जो बड़ा साइज वाला साबुन होता है ना, वो आपको वो निकाल के देगा, पहले छोटा वाला निकाल के नहीं देगा, क्योंकि सेलर्स चाहते हैं कि हम महंगा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचें। तो वस्तु की कीमत, प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी क्वांटिटी जो सेलर बेचना चाहते हैं, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। बी नंबर पढ़ते हैं, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। सप्लाई का कर्व जो है वो आप लोग जानते हैं किस तरह से बनता है। देखिए सप्लाई का कर्व कैसे बनता है। सप्लाई का कर्व हमारा इस तरीके से बनता है, अपवर्ड राइजिंग। इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड राइजिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे, हमारा सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व कैसे होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ आता है, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है आपका।
पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। सप्लाई इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, तो ये भी बात सही है, बहुत सारे फैक्टर सप्लाई को प्रभावित करते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। 5वां नंबर देखिए, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? किस तरीके से आप लॉ ऑफ सप्लाई को लिख सकते हैं? तो सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं, सप्लाई फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? तो सप्लाई फंक्शन को हम लोग लिखते हैं, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। सपोज एक्स लिख दिया हम लोग, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट का जो भी ग्रांट वगैरह है उस सबको हम लोग साथ में लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग साथ में मिलाते हैं, तब जाके हमारा सप्लाई जो है वो कंस्टिट्यूट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए। ठीक है, 6 नंबर देखिए, पूर्ति में कमी का कारण, पूर्ति में कमी, द रीजन फॉर डिक्रीज इन सप्लाई, उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में गिरावट। तो देखिए, सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज ये दो चीजें होती हैं। अगर प्राइस को छोड़ दे, बाकी सारे फैक्टर्स में हम अगर चेंजेस करते हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो सप्लाई बढ़ेगा या सप्लाई गिरेगा। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स में अगर चेंज होते हैं और इनकी वजह से हमारा सप्लाई डाउन होता है, इसको कहते हैं हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, तो सेलर ऐसे प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहते। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो सेलर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहेंगे, सप्लाई कम हो जाएगा। फॉल इन नंबर ऑफ फर्म्स, अगर मार्केट में वह सामान बेचने वाली दुकानों की ही कमी हो जाए तो मार्केट में ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी। सारे सही हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं ए, बी, सी और डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कोई अगर नोट कर रहा हो या स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कीमत में थोड़ी सी वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति अधिक बढ़ जाती है तो आपूर्ति की प्रकृति होगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कीमत में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पूर्ति जो है सप्लाई वो ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई का नेचर क्या होगा, लोचदार, इलास्टिक, बेलोचदार, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परसेंटेज अगर आपके प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा अगर आपका परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज होता है तो इसको कहा जाता है इलास्टिक। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक है ये। वही अगर कम रहेगा तो इन इलास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, लोचदार, इलास्टिक। 8वां नंबर देखिए, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो पूर्ति की लोच होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। When the proportionate change in supply of goods is more than proportionate change in price, मतलब प्राइस में जितना चेंज हो रहा है ना, सप्लाई उससे ज्यादा चेंज हो रहा है, तो आपको बताना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपसे बताया जा रहा है कि यह ज्यादा है यह कम है, तो इसका आंसर जो है वो मोर देन 1 आएगा, मोर देन 1 आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेटर देन 1। आंसर हो जाएगा 8 का सी। 9th नंबर देखिए, वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो रही है और पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो रही है। क्वांटिटी में चेंज हो रहा है 15%, प्राइस में चेंज हो रहा है 40%। तो आप लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ है, 15, प्राइस में कितना हुआ है, 40। जब आप इसको
सॉल्व करेंगे 5 से 3, 5 से 8, 0.8 3 24, 4 0, 8 5 40, 0.35 लग रहा है आएगा। 8 3 24, 6 0, सॉरी 6 0 हो जाएगा ना, 6 0, 8 7 56 और फिर 4 0, 0.375 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी इलास्टिसिटी जो है वो 1 से कम है। 1 से जब कम होती है इलास्टिसिटी, इसको कहा जाता है बेलोचदार और लचकदार, इनइलास्टिक कहा जाता है, इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिसिटी अगर 1 से कम होगी इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो रही है और पूर्ति में 5% की वृद्धि हो रही है। क्वांटिटी बढ़ रहा है 5%, प्राइस बढ़ रहा है 60%। तो इसका भी आप जब इलास्टिसिटी और सप्लाई निकालिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी है 5, प्राइस है 60। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 0.0 करके कुछ आएगा, मतलब 1 से कम आएगा। 1 से जैसे ही कम आएगा क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। इसका भी आंसर इनइलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिसिटी का आंसर 1 से कम आए तो इनइलास्टिक, 1 से ज्यादा आए तो इलास्टिक। ठीक है, 1 आए तो यूनिटरी इलास्टिक। 11वां नंबर देखिए, उत्पत्ति के केंद्र से उत्पन्न होने वाली सीधी रेखा आपूर्ति वक्र की लोच है। द इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन। अगर आप ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में जो कर्व बनता है वो ओरिजिन से निकलता है, तो आपको बताना है कि इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। तो क्लास में यह चीज डिस्कस हुआ है, इसको हम अच्छे से बताते हैं। क्लास में डिस्कस क्या हुआ था, क्लास में डिस्कस हुआ है कि यह चीज क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो क्लास में क्या डिस्कस हुआ है वो एक बार ध्यान से देखिए। पहला चीज, ग्राफ का नेचर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ग्राफ है और उसका ग्राफ का जो कर्व बनता है ना, अगर वो कर्व फ्लैट बन रहा है, थोड़ा सा फ्लैटर है, फ्लैटर, तो इसका मतलब है कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी इलास्टिक, मतलब 1 से ज्यादा। कोई अगर कर्व आपको दिया हुआ है, सपोज आपके सामने कोई एक दूसरा कर्व दिया हुआ है और इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा स्टीपर है, इसको हम कहते हैं स्टीपर, जो थोड़ा सा खड़ा है। ऐसे केस में क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो होती है हमारी इन इलास्टिक, यानी कि 1 से कम। इस ग्राफ का जो आपका इलास्टिसिटी आप निकालेंगे, जो डेटा दिया होगा उसके बेस पर जब आप इलास्टिसिटी निकालेंगे तो आएगा 1 से कम, इसका आएगा 1 से ज्यादा। जितना फ्लैट होगा ना ग्राफ, जितना फ्लैट होगा उतना इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, जितना स्टीप होगा उतना इलास्टिसिटी कम होता है। तो पहला चीज तो हमने ये देखा था, दूसरा हमने ये देखा था, और तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा हमने देखा था कि अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसकी इलास्टिसिटी जो है, इसकी इलास्टिसिटी होगी 1 के बराबर। ओरिजिन से अगर निकलेगा ग्राफ, इलास्टिसिटी 1 के बराबर। फ्लैट होगा ग्राफ, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा, जितना फ्लैट होगा उतना ज्यादा। स्टीप होगा अगर स्टीप, तो इलास्टिसिटी 1 से कम, जितना स्टीप होगा उतना 1 से कम। ठीक है, तो इसका आंसर जरा देखिए क्या है, ऑप्शंस क्या दिए हुए। इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से निकल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इलास्टिसिटी 1। तो देखिए लेस देन यूनिटी ये नहीं होगा, ग्रेटर देन यूनिटी ये भी नहीं होगा, इक्वल टू यूनिटी 1 के बराबर इलास्टिसिटी हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये है आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और सप्लाई चैप्टर दोनों के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और आपके नॉलेज में अगर कुछ भी इजाफा हो, आपको लगे कि यह वीडियो काम का है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में।